वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आरएस प्री एग्जाम के लिए स्पेशल हमने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की सीरीज आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें आज हमारा मार्च मंथ 2023 की हम महत्वपूर्ण प्रश्न व तथ्य सहित बात करेंगे। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा, किस हिंदी लेखक को 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया था? ये है 2022 का, लेकिन इसकी घोषणा हुई थी 9 मार्च 2023 को। 9 मार्च 2023 को इसकी घोषणा हुई थी। 2022 के 32वें व्यास सम्मान के लिए वो दिया गया था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। ये आपको याद रखना है, 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। ठीक है। हम मुख्य तथ्य की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास पागल खाना, ये याद रखना आपको, के लिए वर्ष 2022 का 32वां व्यास सम्मान प्रदान करने की घोषणा 9 मार्च 2023 को की गई थी। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र के साथ 4 लाख की राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में की गई थी तथा यह किसी भारतीय साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में हिंदी भाषा में प्रकाशित उनकी किसी उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता है। पिछले वर्ष 2021 का यह पुरस्कार डॉक्टर असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, आईएएस के एग्जाम में 2021 का भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, किस खिलाड़ी ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था? ये जीता था लियो लियोनेल मेसी ने। किसने? मेसी ने, जो कि फुटबॉल एक खिलाड़ी है। तो फीफा पुरुष जो है खिलाड़ी, फीफा का संबंध फुटबॉल से है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, मुख्य तथ्य की हम बात करें, मेसी ने पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी के अपने साथी किलियन एम्बापे और रियल मैड्रिड के कप्तान करीम बेंजेमा को हराकर पेरिस के पेलेल में प्रसिद्ध ट्रॉफी जीती। फीफा के वर्ष 2022 के प्रमुख पुरस्कारों की सूची की हम बात करें तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के ये। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कौन है? अलेक्सिया पुटेलास, ये बार्सिलोना की है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच यानी पुरुष की बात करें तो लियालेन स्कोलोनी अर्जेंटीना की है। तो ये सारे भी आपको याद रखने हैं। अगला है कि किस प्रसिद्ध लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है तो शिव शंकरी को। किसको? शिव शंकरी को 2022 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और ये प्रदान कब किए गए थे? 22 का है और 2023 में इन्हें प्रदान किए गए थे। ठीक है। मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये घोषणा की जाती है कि तमिल लेखिका शिवा शंकरी के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए प्राप्तकर्ता होगी। उनकी 2019 की आत्मकथा है सूर्यवंशम, ये भी आपको याद रखना है, के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 15 लाख प्रशस्ति पत्र तथा सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में यह जो है पुरस्कार स्थापित किया गया था। अगला देखिए, पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा में विगत 10 वर्षों में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। वर्ष 2021 के सरस्वती सम्मान से हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर राम दरस मिश्र को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सम्मानित किया गया था। 2021 के लिए ये इन्हें दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी जिसे कहते हैं शॉर्टकट में आईपी सूचकांक में 2023 में भारत 55 देशों में कौन से स्थान पर रहा है? अब की बार ये आपको याद रखना है। तो भारत अब की बार 42वें स्थान पर रहा है। 55 देशों की कुल जो है सम्मेलन सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें से भारत का अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक आईपी 2022 में 42वें स्थान पर रहा था। मुख्य तथ्य की हम बात करें, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नवीनतम अंतरराष्ट्रीय आईपी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 55 देशों में से 42वें स्थान पर रखा गया है। यह हर साल जारी किया जाता है। आईपी सूचकांक जारी करने की तिथि थी 22 फरवरी 2023 को। शीर्ष स्थान की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस पर प्रथम स्थान पर रहा था। भारत का समग्र अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा स्कोर था 38.64%। तो ये स्कोर भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 समारोह में एस एस राजामौली की किस फिल्म के
नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनकी फिल्म थी RRR, ट्रिपल आर। कौन सी? ट्रिपल आर। ये फिल्म थी, किनकी है? इसके निर्देशक है SS राजामौली। ठीक है, इनका एक गाना था फिल्म के अंदर, नाटू नाटू। उस गाने को सर्वश्रेष्ठ जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं। देखिए, वर्ष 2022 के दौरान प्रदर्शित फिल्मों के लिए 95 ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण 12 मार्च 2023 को अमेरिका में लॉस एंजल्स के डोल्बी थिएटर में किया गया। अकेडमी अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार के तहत SS राजामौली की फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए पुरस्कृत किया गया था। गीत के संगीतकार SS कोसनवी, गीतकार चंद्र बोस ने मिलकर यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला देखिए, सेंट्रल बैंकिंग ने किस व्यक्ति को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है? तो ये एग्जाम में पक्का छप सकता है। ठीक है, तो ये गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग ने दिया है। तो किसको दिया है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये दिया है शक्तिकांत दास को। किसको? शक्तिकांत दास को। ठीक है, मुख्य तथ्य की हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने 15 मार्च 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को वर्ष 2023 के गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में सेंट्रल बैंकिंग ने RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को भी गवर्नर ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया था 2015 में। और 2023 का आपको याद रखना, किसको दिया गया है? शक्तिकांत दास को। अगला है, किस संगठन ने दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रयान फर्स्ट भेजने की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो ने। भी हाल ही में आपको पता है कि इसरो ने कौन सा चंद्रयान 3, कौन सा चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। आपको याद भी रखना है। ठीक है, चंद्रयान 3 लगभग इसमें लागत अब की बार 650 यानी 625 करोड़ जो रुपए इसकी खर्च आई है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, 4 मई 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रयान फर्स्ट भेजने की घोषणा की गई है। ये आपको याद रखना है। अगला है, 2023 मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता है? 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है हरि बालकृष्णन ने। किसने? हरि बालकृष्णन ने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है। देखिए, हम मुख्य तथ्य की बात करते हैं। भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को वर्ष 2023 की मार्कोनी प्राइज से सम्मानित किए गए जाने की घोषणा द मार्कोनी सोसाइटी ने 27 फरवरी 2023 को की। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के भारतवंशी प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को यह पुरस्कार तार व बेतार वाले नेटवर्क, मोबाइल सेंसिंग व वितरण प्रणालियों से संबंधित अपनी मौलिक खोज के लिए दिया गया। अगला है, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल का नया जो महानिदेशक बनाया गया था, वो बनाया गया था रश्मि शुक्ला को। किसको? रश्मि शुक्ला को। देखिए, हम मुख्य तथ्य की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को सीमा सशस्त्र बल यानी SSB का महानिदेशक मार्च 2023 में नियुक्त किया गया। वह SSB की दूसरी महिला महानिदेशक है। अर्चना रामसुंदरम सशस्त्र सीमा बल की प्रथम महिला महानिदेशक थी। ये भी आपको याद रखना है। कौन सी? अर्चना रामसुंदरम सशस्त्र सीमा बल की कौन सी प्रथम महिला महानिदेशक थी? ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि किस राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है, संतोष ट्रॉफी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये जीता है कर्नाटक ने। किसने जीता है? कर्नाटक ने 54 साल बाद जो है संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। तो मुख्य तथ्य की हम बात कर लेते हैं। पुरुषों की 76वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की संतोष ट्रॉफी के लिए फाइनल मुकाबला मेघालय व कर्नाटक के बीच में हुआ था। 4 मार्च 2023 को सऊदी अरब के रियाद में किंग फयाद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कर्नाटक ने मेघालय को 3-0, 3-2 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। कर्नाटक ने 5वीं बार यह जो है प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने में सफलता प्राप्त की है। इससे पूर्व 4 बार कर्नाटक ने मैसूर टीम के नाम से खिताब जीता था। मेघालय पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा था। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रोबिन यादव कर्नाटक को दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? अब की बार कर्नाटक ने जीती है।
अगला 2022 के बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा है, बीबीसी का, ठीक है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है मीराबाई चानू ने। किसने, मीराबाई चानू ने, ठीक है। मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं मीराबाई चानू के बारे में। बीबीसी ने वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला का अपना पुरस्कार टोक्यो ओलंपिक खेलों की रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू को मार्च 2023 में प्रदान किया गया था। अब आपको यह भी याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था, ठीक है। विभिन्न श्रेणियों में अन्य पुरस्कार की हम विजेताओं की बात कर लेते हैं। देखिए, बीबीसी पेरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर भाविना पटेल को दिया गया था, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था प्रीतम रानी सिचाव को, हॉकी की खिलाड़ी है। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया था नीतू घाघस को, मुक्केबाज के अंदर है। बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड ये है लवली चौबे, रूपा रानी टिक्की, पिंकी और नयन मोनी सेकिया को दिया गया था, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर था, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत इसमें स्थान पर था 108वें स्थान पर था। कौन से, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में। अब हम बात करते हैं चुनावी लोकतंत्र सूचकांक के बारे में। देखिए, जारी करने वाला संस्थान है इसका वी डेम, या कहते हैं वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी जारी करती है। जारी करने की तिथि थी मार्च 2023। शीर्ष स्थल पर राष्ट्र रहे थे डेनमार्क और निम्न स्थान पर रहे थे उत्तरी कोरिया, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करें इसी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था। वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी ईडीआई रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 2022 में 100वें स्थान से गिरकर इस वर्ष 108वें स्थान पर आ गई है, जबकि लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स एलडीआई में यह 93वें स्थान से 97वें स्थान पर आ गया है। यानी जो ये है जारी करने वाले वी डेम वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी जारी करते हैं, उसमें तो भारत का 109वां स्थान है। लेकिन जो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया है एलडीआई के तहत, उसमें 93वें स्थान से 97वें स्थान पर आ गया, ठीक है। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में जो है पदभार किसने संभाला है, ये संभाला है एस एस दुबे के द्वारा, एस एस दुबे के द्वारा, ठीक है। देखिए, एस एस दुबे भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए होंगे। 1989 बैच के भारतीय सिविल से लेखा सेवा के अधिकारी एस एस दुबे ने 6 मार्च 2023 को महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट का पदभार ग्रहण किया है। दुबे वित्त मंत्रालय के तहत 28वें सीजीए है। सीजीए के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वे अतिरिक्त लेखा नियंत्रक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी PFMS थे, ठीक है। अगला है कि प्रतिंजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए विजेता के रूप में किसे चुना गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डेविड चिपर फील्ड को जो है प्रतिंजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। मुख्य तथ्य की बात करते हैं, वास्तुकला के क्षेत्र का वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित प्रतिंजर पुरस्कार नागरिक वास्तुकार, शहरी योजनाकार व कार्यकर्ता सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रदान किए जाने की घोषणा 9 मार्च 2023 को की गई। यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को 1 लाख यूएसए डॉलर की इनामी राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार फ्रांसिस केरे को प्रदान भी किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और 2023 का किन्हें दिया गया है, सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। आगे बात करते हैं वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है, ये भी एग्जाम में पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। ये है सालिजा धामी। कौन हो जाएगी, सालिजा धामी। देखिए, भारतीय वायुसेना ने ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी को पश्चिमी सेक्टर में अग्रिम लड़ाकू इकाई का कमांडर नियुक्त किया गया है। वह वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर होगी। सुश्री धामी इस पद पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला अधिकारी बन गई है। धामी को वर्ष 2023-3 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि किस सेना के द्वारा प्रमुख अभ्यास ट्रोपिक्स 23 आयोजित किया गया है। ट्रोपिक्स 23 आयोजित किया गया किस सेना के द्वारा, ये किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा ट्रोपिक्स 23 का
जो है अभ्यास किया गया था। देखिए, भारतीय नौसेना ने अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स 23 नवंबर 2022 से मार्च 2023 की 4 माह अवधि में आईओआर में आयोजित किया गया। यह अभ्यास मार्च 2023 के पूर्वार्ध में अरब सागर में संपन्न हुआ था। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में संपन्न हुआ? जोधपुर में संपन्न हुआ था भारत और किस देश के बीच में? तो ये हुआ था भारत और सिंगापुर देश के बीच में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के बीच जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में द्विपक्षीय कवच प्रशिक्षण अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण 6 से 13 मार्च 2023 को संपन्न हुआ था। ठीक है, अगला है कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कतर के प्रधानमंत्री नए बने हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। अगला है कि माणिक शाह ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? माणिक शाह की बात करें तो ये ली थी त्रिपुरा राज्य के जो है मुख्यमंत्री बने थे। अगला है कि कोनराड संगमा ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये भी याद रखना है आपको, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं अब? कोनराड संगमा। ठीक है, अगला है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था कुआलालंपुर के अंदर। ठीक है, अगला है कि पीएम मोदी ने किस राज्य के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कर्नाटक राज्य के अंदर। कहाँ पे किया है? कर्नाटक राज्य के अंदर किया है। अगला है कि 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित किया गया है? तो देश को समर्पित किया है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस को। ठीक है, अगला है वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? ये बनी है सुरेखा यादव। कौन बनी है? सुरेखा यादव। अगला है कि सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनने वाला है? ठीक है, ये बनेगा भारत। कौन सा? भारत। अगला है ईरानी कप 2022-23 में फाइनल खिताब किस टीम ने जीता था? ईरानी कप 2022-23 की बात करें तो ये जीता था रेस्ट ऑफ इंडिया ने। किसने? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। मुख्य तथ्य की हम बात करेंगे, ईरानी कप 2022-23 के फाइनल में टीम रेस्ट ऑफ इंडिया के इंडिया ने मध्य प्रदेश को 238 रन से हराकर अपना 30वां शीर्षक जीता है। यशस्वी जायसवाल जिन्होंने दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था, मैच के प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित किए गए हैं। किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लगातार 5वीं बार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया तो नई दिल्ली को। किसको? नई दिल्ली को। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाजार सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? वैश्विक बाजरा क्या है? वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेटस श्री अन्ना सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत मोटे अनाजों के मामले में विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। स्नैक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है राजीव मल्होत्रा और महोदय विजय विश्वनाथन के द्वारा। स्नैक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, अगला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सबसे खुश देश कौन सा है? सबसे यानी खुशहाली वाला देश कौन सा गया अब की बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर? फिनलैंड। कौन सा देश? फिनलैंड। ठीक है, मुख्य तथ्य की हम बात करें 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक के अनुसार फिनलैंड जिसे छठे साल लगातार यह उपाधि मिली है। भारत को 146 देशों में से 125वें स्थान पर रैंक किया गया है, जो कि इसकी 2022 की रैंकिंग से 9 स्थानों की सुधार है। तो 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 125वां स्थान है, ये आपको याद रखना है। अगला है वस्त्र मंत्रालय ने कितने मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिमाण पारक जो है स्थापित किए गए हैं? तो ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में इसने पूछा था कि कितने जो है मेगा पार्क स्थापित किए गए हैं? तो 7 मेगा पार्क स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ठीक है, वस्त्र मंत्रालय ने 4445 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 7 मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। ये पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थापित होंगे। ठीक है, अगला है कि संगीत अकादमी द्वारा संगीता
कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? संगीता कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। किसको? बॉम्बे जयश्री को। अगला है, किसने एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब बरकरार रखा था? ये रखा था पंकज आडवाणी ने। ठीक है। अगला है, अगला देखिए, एफ इंडेक्स 2023 अभ्यास भारत और अफ्रीका के बीच सैन्य अभ्यास किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था ये जो है? बात करें हम तो दक्षिण अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 जो है किस देश के अंदर हुआ था? तो पुणे के अंदर ये जो है अभ्यास हुआ था। एफ एफ इंडेक्स 2023 यानी भारत और अफ्रीका के बीच में। ठीक है। देखिए, किस तट पर भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच कोंकण 2023 नामक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था? कोंकण तट आपको पता है कहाँ पे है? कोंकण तट के ऊपर ही जो है कोंकण अभ्यास 2023 किया जाता है। भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच में हुआ था। ठीक है। अगला है कि आईबीए महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया था? ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। अगला है, महिला प्रीमियम लीग यानी WPL 2023 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता था? फाइनल खिताब की बात करें तो ये जीता था मुंबई इंडियंस ने। किसने? मुंबई इंडियंस ने। श्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किस राज्य से किया था? ये किया था हरियाणा राज्य से। कहाँ से? हरियाणा राज्य से। अगला है कि आलिया मीर को किस राज्य द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये किया गया था जम्मू कश्मीर। किसको? जम्मू कश्मीर से। ठीक है। तो आज के मार्च करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम की दृष्टि से मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। इसी प्रकार हम अगले अप्रैल मंथ की भी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी संगणक एग्जाम के लिए और राजस्थान सूचना सहायक के एग्जाम के लिए और ऑल एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 50 रुपए में संगणक की है, 50 रुपए में सूचना सहायक की है, और ऑल एग्जाम 2023 के लिए यानी एक साल के लिए आपके 50 रुपए लगेंगे, जिसमें आपको डेली मंथली वाइज टेस्ट सीरीज मिलती जाएगी और PDF भी मिलेगी पूरे साल की। इसमें आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसी के साथ हम बात करें तो RPSC की हमने जो है टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा चुकी है। पीछे पूछे गए प्रश्नों की 2011 से 2023 तक 100 रुपये प्राइस है इसका। जूनियर अकाउंटेंट की जो है करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको कंप्यूटर, महिला एवं बाल अपराध, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स व राजस्थान सरकार की योजनाएं व संस्थाएं। तो आप प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और इस टेस्ट सीरीज को जरूर करें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अब हम आगे करेंगे बात अप्रैल मंथ 2023 की। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम चर्चा करते जाएंगे, और आपके RS एग्जाम के लिए और संगणक एग्जाम के लिए, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए और राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तब तक ये बने रहिए, कल हम फरवरी मंथ के बारे में चर्चा करने वाले हैं।